जीके एंड जीएस विथ सिंटू यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आरआरबी जेईई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जो सीबीटी 1 के एग्जाम में ये प्रश्न आए हैं मैथ और रीजनिंग के, वो सारे क्वेश्चनों को इसमें हम इंक्लूड किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किए गए हैं कि किस तरह के सीबीटी 1 में प्रश्न पूछे गए थे और किस तरह से आपके सीबीटी 1 में प्रश्न पूछे जाएंगे। उन सारे प्रश्नों को इसमें हम शामिल किए हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। तो आइए, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, श्रेणी को पूर्ण करें। ये सीरीज है और सीरीज से प्रश्न पूछे जाते हैं। सीरीज का एक प्रश्न या दो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी इजी सीरीज आता है, कभी हार्ड आता है, तो आपको सीरीज का प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। ये किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो देखते हैं इस सीरीज में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों। तो देखिए, हम इसका क्या कर रहे हैं कि देखिए, एक का दुगना कितना होता है, 2 होता है, और 2 का कितना होता है, 3 गुना 6 होता है, और 6 का 4 गुना कितना होता है, 24 होता है, और 24 का 5 गुना कितना होता है, 120 होता है। और 120 का आप 6 गुना कीजिएगा तो 720 होता है। इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत इजी सीरीज था जो आसानी से बन गया। बट कुछ कुछ ऐसे सीरीज होते हैं जो काफी डिफिकल्ट होते हैं, पैटर्न सेट नहीं होता है। पैटर्न सेट नहीं होंगे तो फिर आपसे बन नहीं पाएगा। तो इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अधिक से अधिक सीरीज को आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छे से जल्दी हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में एबीसी और डीईएफ को ZYX और WVU लिखा जाता है। माने एबीसी को आपको ए लिखा गया है और डीईएफ को एक किसी कूट भाषा में लिखा गया है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसी कूट भाषा को लॉस को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ ए का क्या है, जेड, माने अपोजिट वर्ड लिखा गया है। बी का क्या लिखा गया, वाई, और सी का क्या लिखा गया है, एक्स। इसी तरह से डी का क्या लिखा गया है, डब्ल्यू, ई का लिखा गया है वी, और एफ का लिखा गया है यू। तो यहाँ क्या हो रहा है कि उल्टा अपोजिट वर्ड। तो एल का अपोजिट क्या होता है, आपको ए लिखना है। तो एल का जो अपोजिट होता है ओ होता है, और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, और एस का जो अपोजिट होता है एच होता है, और फिर एस। तो क्या हो जाएगा, ओ एल एच एच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए अब अगले प्रश्न को आते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस का, मैथ से है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक घड़ी 5% की हानि पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता और विक्रय मूल्य 115 रुपया कम होता तो इस विक्रय मूल्य में 40% की हानि होती। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आपका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए, क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए एक घड़ी है, मान लीजिए यहाँ हम सीपी को एक्स मान लेते हैं। सीपी समझते हैं, कॉस्ट जो प्राइस है, उसे हम क्रय मूल्य है उसे 100x मान लेते हैं। तो कह रहा है कि ये घड़ी 5% की हानि पर बेची जाती है। जब 5% की हानि पर बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस जो आपका विक्रय मूल्य होगा वो तो 5% की हानि पर बेचा जा रहा है। हमारे 100x का 95% में ही बेचा जा रहा है ना। तो 95% करने का मतलब कितना है, 95x। जब 100x का 95% निकालेंगे तो 95x आएगा। उसके बाद करा कि यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता है, तो अगर मान लीजिए क्रय मूल्य ए है, अगर 20% अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100x का 120% अधिक होता है। तो क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य 115 रुपया कम बचता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 95x। इसमें कितना, 115 रुपया वो क्या हो जाएगा, कम होता है। तो इस बिक्री में 40% की हानि होती। कितना परसेंट की हानि होती, तो 40% की हानि होती। तो मान लीजिए 40% की जो हानि होती, तो 40% अर्थात मात्र 60% ही इसका विक्रय मूल्य। तो अगर मानेंगे क्रय मूल्य का 60% जो निकालेंगे वो क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो ये दोनों के बराबर हो जाएगा। देखिए, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से बराबर कर दिए। आप यहाँ समझिए 95x माइनस 115। यहाँ 60/100 क्यों किया, क्योंकि 40% की हानि हो रही है
और क्रैमुल का जितना परसेंट होता है वही विक्रैमुल होता है। तो कितना परसेंट था, देखिए 40% का है नहीं, इसका मतलब 60% ही है विक्रैमुल। तो 60% से इंटू कर दिया, अर्थात ये जो मान आएगा और ए बी विक्रैमुल दोनों विक्रैमुल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 100 से 100 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, अर्थात यहाँ कितना हो जाएगा 12 छक 72, 72 x हो गया इक्वल टू 95 x माइनस 115। अब यहाँ 72x माइनस 95x इक्वल टू 115 माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस कीजिए, जब माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा आपका 2 माइनस 23x इक्वल टू माइनस 115, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 115/23। आप यहाँ से इसे काटिए, कट जाएगा आपका 5, अर्थात x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। और हमारा CP निकालना है, क्रैमुल क्या है क्रैमुल, और क्रैमुल माने क्या थे 100x, तो 100 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 500। इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इधर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, इधर राइट आंसर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों देखिए ट्रिगोनोमेट्री का है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान भाषा में हम इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। याद रखिएगा ऐसे हम पाई को नहीं समझ में आया तो 180 डिग्री माना जाता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री माना जाता है। या आप याद रखिएगा पाई बाई जो 4 है इसका मतलब कितना है 45 डिग्री, क्या है 45 डिग्री। तो इस बेस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है देखिए साइन 7 इंटू पाई बाई 4, ठीक। इसी तरह से यहाँ दिया है साइन पाई बाई 4, ओके। यहाँ इसी तरह से लिख सकते हैं साइन 3 इंटू पाई बाई 4, ओके, इंटू साइन 5 पाई बाई 4। तो देखिए यहाँ आप जान रहे हैं कि पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है, तो इसे आप डिग्री में लिख लीजिए। अगर नहीं ज्यादा समझ में आ रहा है तो आप इसे क्या करिए डिग्री में लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए 7 इंटू क्या 45, अब इसे इंटू कर दीजिए, जितना आए तो कितना आएगा आपका, आप इंटू कीजिएगा 7 पर से 35 की 5, 7 का 28 है 3, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, हमारे 315 डिग्री, अर्थात 7 पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया 315 डिग्री, साइन 315 डिग्री। तो यहाँ लिख दीजिए साइन 315 डिग्री इंटू एक क्या है साइन 45 डिग्री, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन, यहाँ 45 में 3 से इंटू करिएगा तो 135 डिग्री हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा साइन कितना है 5 पाई बाई 4, तो यहाँ हो जाएगा साइन आपका 225 डिग्री, इंटू कीजिएगा तो अब देखिए आसान हो गया, पाई को हम क्या करें डिग्री में चेंज कर दिया। अब डिग्री में चेंज कर दिया तो आप फार्मूला लगा के इसे आसानी से मान को निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं कि साइन 360 में से कितना माइनस करेंगे 315 डिग्री हो जाएगा, तो आप जानते हैं 45 डिग्री माइनस करेंगे। इसी तरह से साइन 45 को 45 ही रहने दीजिए। यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90 में कितना जोड़ेंगे 135 तो 45 डिग्री। इसी तरह से साइन 180 प्लस 45 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा। अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन में से अगर माइनस थीटा करते हैं तो साइन का वैल्यू चेंज नहीं होता है, साइन में साइन रह जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन है तो साइन 45 डिग्री तो 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ साइन ये कौन सा कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो ये आपका जा रहा है फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है माइनस नेगेटिव होता है, और यहाँ क्या है साइन 45 है तो 45 ही रहने दीजिए, साइन 45 है तो 45। यहाँ साइन 90 प्लस थीटा है, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है प्लस होता है, तो 45 है तो 45 इंटू साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा ही होता है, और ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री है तो 45 डिग्री, और ये क्या जा रहा है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है निगेटिव होता है। तो आप देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, यहाँ भी साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का भी वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है।
अब इंटू कर दीजिए, √2 में √2 से तो 2 हो जाएगा, √2 में 2 से तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं इसको बहुत ही आसान शब्दों में बना सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए कि किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले पाई को आप थीटा में बदल दीजिए, या पाई से भी चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप थीटा में ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं तो क्या करें, थीटा में बदल दीजिए, और थीटा में बदलने के बाद इसका जो फॉर्मूला है उसे लगा दीजिए और इस सब का मान भर के आप इसका आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 5वां नंबर है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं, और ये पूछा गया हुआ प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आरआरबी जेईई के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। 2018-19 में जो वैकेंसी आई थी उसमें सारे प्रश्न आए हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर जो 5 है इसको सॉल्व करते हैं कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण कितना है, 150 डिग्री है। तो यह बहुभुज एक है, कौन सा बहुभुज है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बाह्य कोण और आंतरिक कोण का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। जबकि आंतरिक कोण कितना दिया हुआ है, तो सबसे पहले बाह्य कोण निकाल लेते हैं। आंतरिक कोण दिया हुआ है तो उस तरफ जाएगा तो 180, ए प्लस से तो कट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना है 150, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम बाह्य कोण निकाल लिए, और बाह्य कोण इक्वल टू फार्मूला होता है, आप जानते हैं 360 डिग्री बाय n होता है। अर्थात यहाँ से अगर हम n का वैल्यू निकालना चाहें तो 360, देखिए a क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। n इस तरफ से ऐसे हो कर दिया, n को लेके चले जाए यहाँ और 30 को यहाँ लेके चले जाए तो 30 हो जाएगा। और यहाँ आप जब इसे काटेंगे तो 12 मल्टे कट जाएगा, अर्थात n का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। अर्थात इसमें जो बहुभुज है कितने हैं, 12 भुजा है। कितने हैं, ये सब बाहुभुज जो है कितने भुजाओं वाली है, तो 12 भुजा। यही जो n की वैल्यू पूछ रहा था कितना है, 12 हो जाएगा। इसका एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं, वो तरीका भी आपको हम बता देते हैं। तो देखिए आप एक फॉर्मूला याद किए होंगे कि n-2/n इंटू 180 डिग्री आंतरिक कोण बराबर फॉर्मूला होता है, और आंतरिक कोण कितना दिया हुआ है 150। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं n का वैल्यू। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, जैसे n-2 इंटू 180 को आप कहाँ भेज दीजिए, बट्टा n है तो n 150 बट्टा 180, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा। आप 3 से काट लीजिए, 5 से 15, 6 18, अर्थात कितना आ गया 5/6। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, n-2 इक्वल टू 5 में n से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5n। आप क्या कीजिए कि 6 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए n-2 में, तो जब 6 से करेंगे तो 6n और माइनस कितना हो जाएगा 12। आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए n का, 6n और 5 इस तरफ आएगा तो -5n इक्वल टू 12, अर्थात n इक्वल टू कितना आ गया 12। तो आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं n का वैल्यू। इस विधि से भी आपका n का वैल्यू निकालेंगे सेम आएगा, चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए चाहे तो ऐसे निकाल लीजिए, बात सेम है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं जो 6 नंबर प्रश्न है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीजगणित का प्रश्न है, अलजेब्रा का बहुत ही फेमस टॉपिक है। तो देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है x² - 4x + 4b = 0 के दो वास्तविक हल हैं, तो b के मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप जानते हैं कि ax² + bx + c = क्या 0। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण है, और यहाँ एक फॉर्मूला होता है कि b² - 4ac ग्रेटर देन या इक्वल देन क्या होता है 0 होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ से याद रखिए b का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है, ये जो है आपका b का वैल्यू है, ये जो है आपका यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ a का वैल्यू है, और ये जो है आपका c का वैल्यू है। तो इसमें क्या करेंगे, फुट आउट कर देंगे। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4, तो -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, -4 है तो 4, a का वैल्यू कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है तो 1 है,
और सी का वैल्यू क्या है 4b है, तो 4b इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा, माइनस 4 में 4 से इंटू करेंगे 16b हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब क्या कीजिए आप b को उस तरफ लेके चलेंगे, तो 16 ग्रेटर देन इक्वल देन इक्वल टू 16b। अब देखिए 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात 1 ग्रेटर देन इक्वल देन b, अर्थात b का जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इससे सॉल्व करते हैं बहुत आसान शब्दों में। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए लास्ट जो प्रश्न है इसको भी आप लोग को बताते हैं, और ये लोग बहुत ही इजी प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ त्रिज्या दिया है r, रेडियस 7 क्या है 4 है दोस्तों। तो जब रेडियस दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7/4 मीटर है और पहिया 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, तो देखिए चक्कर जो है, एक चक्कर जो लगाएगा, एक चक्कर जो होता है, एक चक्कर जो है पहिया के परिधि के बराबर होगा। क्या होगा, पहिया के परिधि के बराबर होगा। क्या होगा, पहिया के जो परिधि होगा वही एक चक्कर के बराबर होगा। तो देखिए इसका चक्कर निकालिए या परिधि निकालिए, तो परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, परिधि इक्वल टू होता है फॉर्मूला 2πr, अर्थात 2 है तो 2π का मान 22/7, r का वैल्यू है 7/4। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 दूना का 4 और 21, 11 दूना का 22, अर्थात 11 मीटर आ गया। माने पहिया एक चक्कर में 11 मीटर की दूरी तय करेगा। हमें दूरी कितना तय करना है 22 किलोमीटर। तो चक्रों की संख्या बढ़ाओ, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या निकालना है। जो 22 किलोमीटर है उसे मीटर में बदल दीजिए, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 22,000 मीटर हो जाएगा। और ये पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करा 11 मीटर, 11 से भाग दे दीजिए, 11 दूना का 22, अर्थात 2000 ये चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। माने आपका एक पहिया कितना चक्कर लगाएगा 22 किलोमीटर में 2000 चक्कर लगाएगा। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आरआरबी जेईई में पूछे गए थे सीबीटी 1 में। तो देखिए इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम इसका सीरीज चला रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।